So yesterday we discussed this quadratic equation. The definition is equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0. उसमें चार चीजें देखे, ए बी सी रियल नंबर्स रहने चाहिए, ए नॉन जीरो रहना चाहिए, एक्स वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ एक्स शुड बी 2. डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर 2 ही रहना चाहिए. Then we say a as coefficient of x square, b coefficient of x and c as the constant term. ठीक है. फिर ये एक्सरसाइज वाले पहले 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन को मैं एक्सटेंड भी करूंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. सी रूट का कंसेप्ट तो बिल्कुल आसान है. समझो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ. A quadratic equation given is x square minus 5x plus 6 equal to 0. And now if I substitute x is equal to 2 in this equation, तो x equal to 2 अगर मैंने substitute किया तो क्या होगा. यहाँ पे मुझे x square minus 5x plus 6 लेफ्ट हैंड साइड में मैं x equal to 2 substitute कर रहा हूँ. 2 square minus 5 into 2 plus 6, that is 4 minus 10 plus 6. 4 minus 10 minus 6 plus 6. Answer is 0 which is equal to RHS. तो x के ऐसे वैल्यूज जो हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें राइट हैंड साइड मिलेगा. जनरली हम राइट हैंड साइड 0 ही रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो LHS में अगर x के कुछ वैल्यूज रखे हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं और RHS और LHS इक्वल मिलता है हमें. So then we say that is the root of quadratic equation. Okay. So this is how we can find out root. अगर मैंने आपको बोला कि x equal to 4 रूट है कि नहीं चेक करो, तो हम LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे. LHS is x square minus 5x plus 6. x के जगह 4 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और RHS 0 आना चाहिए. So 16 minus 20 plus 6, that is minus 4 plus 6. ये plus 2 आ रहा है which is not equal to RHS. तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे x is equal to 2 is the root of quadratic equation. इसके नीचे कंक्लूजन लिखेंगे x equal to 4, therefore x is equal to 4 is not the root of quadratic equation. ठीक है. तो रूट होने के लिए LHS और RHS इक्वल आने चाहिए x के वैल्यूज हमने जो सब्स्टिट्यूट किए उसके बाद. ठीक है. सो दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू -6 इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो आंसर 0 आया. और यहाँ +2 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर नॉन जीरो आया. तो हम बोलेंगे -6 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन and x equal to 2 is not the solution of the equation. अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ वर्ड यूज किया सॉल्यूशन, यहाँ वर्ड किया यूज किया रूट. इन दोनों वर्ड में फर्क क्या है? प्लीज लिसन वेरी वेरी अटेंटिवली. ये फर्क आपको कोई बताएगा नहीं, ये सीधा 11th स्टैंडर्ड में बताया जाता है. ये फर्क पहले समझ लो. That will be given in the question. देखो क्वेश्चन कैसे रहते हैं. चेक वेदर x इक्वल टू 3/2 इज द रूट. मतलब x का वैल्यू ये हमें डाल के देखना पड़ेगा. LHS में डाला तो RHS मिलता है क्या चेक करना है. तो अगर मिलता है तो हम बोलेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. अगर इक्वल नहीं मिलता, RHS 0 है लेकिन ये 28 मिला तो इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है x का वैल्यू कौन सा डालना है वो दिया रहता है. ठीक है. अभी मैं फर्क बता रहा हूँ सॉल्यूशन और रूट का, ये अच्छे से समझ लो. लेट मी गिव एन एग्जांपल. जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिया, समझो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ हमें 2, 2 और यहाँ
3, 2 ये दो 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 रूट्स मिलते हैं। अभी इस पर्टिकुलर पहले एग्जाम्पल में हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। हियर ऑल्सो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। लेकिन जब हमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो हम बोलेंगे 1, और यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम बोलेंगे 2। नंबर ऑफ रूट्स हमेशा दो ही रहते हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे एक ही नंबर है 2, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह 2 डाल के देखो, आपको श्योरली आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, और एक ही सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 2। ऑल राइट, तो ये फर्क है। और आपको एक थ्योरम बता देता हूँ, इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का ये फंडामेंटल थ्योरम ऐसा है कि if degree of equation is n, then it has n roots। जितना डिग्री उतने रूट्स, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस बेचारे का डिग्री हमेशा 2 ही रहता है, तो हमेशा नंबर ऑफ रूट्स आपको 2 ही मिलेंगे। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें एक ही आंसर मिलेगा, जैसे 2, 2 एक ही आंसर है वो x इज इक्वल टू 2। लेकिन नंबर ऑफ रूट्स जब पूछे जाते हैं तो हम आंसर लिखेंगे 2, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएंगे तो वो हम चेक करेंगे कि हालांकि 2 रूट्स है लेकिन वो दोनों सेम ही है 2, 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 रहेगा। इस केस में दो अलग अलग आंसर मिले, सो इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 रहेंगे। ठीक है, तो ये फर्क है इन दोनों वर्ड में। ऑल राइट, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में ये दोनों चीजें एक साथ यूज किए गए। रूट को सॉल्यूशन कहा गया, कभी कभी सॉल्यूशन को रूट कहा गया, लेकिन उनका उनमें दोनों में ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, ये याद रखो आप। ठीक है सर, एक बार फिर से समझो नहीं, रूट्स का डिफरेंस। अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नंबर ऑफ रूट्स जितना डिग्री रहेगा उतने रूट्स। यहाँ डिग्री कितना है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ रूट्स ही 2 रहेंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आप चेक करो, समझो। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट। सर रूट 2 कैसे आएंगे? दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि इक्वेशन का डिग्री अगर n है तो n रूट्स आएंगे। ओके, हमें दिखने में वो एक ही नंबर दिख रहा है, लेकिन इसीलिए वो सॉल्यूशन में कवर हो जाता है कि एक ही सॉल्यूशन मिला, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स में वो काउंट किया जाएगा एज अ 2। और एक समझो, मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिया, x³ माइनस 11x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी देखो, समझो इसके रूट्स हमें मिले 2, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे? श्योरली 3, क्योंकि डिग्री इसका 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो नंबर ऑफ रूट्स 3 रहेंगे। और मैंने आपको पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे, तो ये 2, 2 दो बार आया, तो एक सॉल्यूशन ये कंसीडर होगा, और एक 3, ये 2 सॉल्यूशन आएंगे टोटल। समझ में आया अभी? यस और नो? यस युवराज, दोनों युवराज। सर, बट 2 हम 2 टाइम क्यों लेंगे सर? -2 हुआ तो 2 बार लेंगे, खाली पॉजिटिव 2 सर 2 बार क्यों लेने का?
that is how we have to understand this theorem of algebra कि x के हमें दो वैल्यूज मिलते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. जितना डिग्री उतने रूट्स आते हैं. ओके. So therefore we by convention we take it as 2,2. दो वैल्यूज लेना जरूरी है. उसका रीजन ऐसा है कि एक्चुअली स्पीकिंग इसका ग्राफ बताना पड़ेगा मुझे, फिर वो अच्छे से समझ में आएगा. उसमें टाइम जाएगा, फिर भी बता देता हूँ. समझो ये इसका ग्राफ ऐसे पैराबोला आता है और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करेगा, ये 11th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, उसका बेसिक में बता रहा हूँ. तो यहाँ पे पॉइंट 2 पे ही वो एक्स एक्सिस को कट करता है, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिखने में ये पॉइंट एक ही दिख रहा है 2, x इज इक्वल टू 2, तो ऐसे हम बोल सकते हैं दिस इज अ सोल्यूशन. और जब हम रूट बोलते हैं तो हमेशा, क्योंकि ये जो कर्व है ये दोनों साइड जा रहा है, उस एक्स एक्सिस को वो टच करके जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर ये कर्व ऐसे हो जाता, ऐसे रहता, तो ये जैसे यहाँ पे 2 और 3 ये दो पॉइंट में कट करेगा, तो ये 2, 3 दोनों रूट्स आएंगे, दोनों सोल्यूशन हम नंबर ऑफ सोल्यूशन नंबर ऑफ रूट्स 2, 3 लिखेंगे. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में दोनों रूट्स हम बोलते हैं बोथ द रूट्स आर इक्वल. यहाँ पे हम बोलते हैं कि बोथ द रूट्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल. तो ये वाला कंसेप्ट मैं नेचर ऑफ रूट्स में बताऊंगा. नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का जो स्वभाव है. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बोथ रूट्स आर इक्वल, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि बोथ रूट्स आर अनइक्वल. सर इस हमेशा कॉमन आएंगे. अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है और उसका डिग्री 2 है, तो बोलो बोलो बोलो. हम एक और 2 कैसे लिख सकते हैं? अभी फिलहाल इतना समझ लो कि नंबर ऑफ रूट्स जितना डिग्री रहता है उतने रूट्स रहते हैं, तो इसलिए हमने 2 रूट्स लिए और दोनों के दोनों रूट्स इक्वल है, इसीलिए वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमने बोला कि एक ही सॉल्यूशन है वो, दैट इज x इज इक्वल टू 2. ठीक है. ओके. रूट और सॉल्यूशन इन दोनों का फर्क समझ में आया क्या आपको? यस सर. हाँ. अभी हमें क्या आदत पड़ा है, आपको एक कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा है और इसमें हमें x का और y का एक ही वैल्यू मिलता था. ठीक है. x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 40. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें एक ही वेरिएबल रहता है और इसके दो वैल्यू कम से कम मिलते हैं, 2, 3, 2, 2. तो हालांकि लिखते वक्त हमें दोनों ऐसे अलग अलग लिखना जरूरी है, बिकॉज दैट इज टू शो दैट दिया हुआ इक्वेशन क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसीलिए उसके दो आंसर आते हैं. हाँ, अभी वो अलग बात है कि दोनों आंसर अनइक्वल होंगे या फिर दोनों आंसर इक्वल होंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर लिखते वक्त हमेशा दो आंसर लिखना कंपलसरी है. दैट इज वही तभी तो पता चलेगा कि ये जो आपने सॉल्व किया वो क्वाड्रेटिक था, इसीलिए दो आंसर आए. ठीक है. और इसलिए मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यहाँ पे आपको बताया कि जितना डिग्री उतने रूट्स. यहाँ पे क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है तो 2 रूट्स जरूर आएंगे, और अभी दोनों रूट्स इक्वल है इसीलिए हमें दिखने में दिख रहा है कि अरे वो कितना ऑड लग रहा है कि 2, 2 दो साथ में लिख लिए, एक ही बार क्यों नहीं लिखा. दैट इज आवर कंसेप्शन फ्रॉम चाइल्डहुड. Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not clear. अच्छा, एक Sir, मिनट. voice is not clear. तो हमारा कंसेप्शन क्या रहता है बचपन से कि ऐसे दो दो वैल्यूज एक ही x को हम क्यों दो, एक ही बार लिखो x इज इक्वल टू 2. बट दैट इज व्हाई दिस थ्योरम इज स्टेटेड
कि जितना डिग्री उतने रूट्स, तो 2 रूट्स लिखेंगे तो 2 बार लिखना है x इज इक्वल टू 2,2। ओके, ये था रूट का कंसेप्ट। अगर हमने LHS में डाल दिया x का वैल्यू और RHS इक्वल आते हैं तो रूट कहा जाएगा, और अगर नहीं आते तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना एग्जाम्पल में आप लिख लो यहाँ पे। बस इस एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया होगा आपको कि रूट का मतलब क्या है। ये जो मैंने साइड में बताया ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया। ठीक है, हम इसको बाद में लेने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आपने देखा होगा हमारा प्लानिंग, सिलेबस प्लानिंग, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर लिखा है फिर से नीचे एडवांस फाउंडेशन में। तो इसी चैप्टर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम JEE मेंस और IIT लेवल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तब ये फिर से आएगा ये वाला पॉइंट। सर x का वैल्यू अलग होगा 2 और 3, ऐसा एग्जांपल लो ना एक। ये है ना, अभी अभी बोला x और स्क्वायर। सर हम उसका, सर उसकी, सर कैसे सर होगा? x का वैल्यू 3 और 2 लिखा तो आंसर 0 कैसे सर? दोनों का भी। R सर। अरे आप चेक करो ना, x² - 5x + 6 में 2 और 3 डाल के देखो। 2 डाल के अभी अभी देखा हमने, आंसर 0 आया। 3 डाल के देखो तो x² - 5x + 6, x की जगह 3 डालेंगे तो 3² - 5 × 3 + 6, 9 - 15 + 6, 9 - 15 - 6 आता है, 0 आ रहा है ना। हाँ, वो रूट्स कैसे निकालने हैं वो मैं बताऊंगा, अभी मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। ये मैं क्या कर रहा था यहाँ पे कि आपको फर्क बता रहा था रूट और सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ रूट्स हमेशा 2 रहते हैं, सॉल्यूशन थोड़े कम रह सकते हैं। Completed sir. ओके, नेक्स्ट। अभी इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं रूट में। एक पहला टाइप का ऐसा क्वेश्चन है कि पहले चेक करो कि दिया हुआ वैल्यू रूट है कि नहीं इसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, LHS में सब्स्टिट्यूट करो x का वैल्यू, और RHS आता है कि नहीं चेक करो। अगर है तो हम बोलेंगे इट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड के जगह आप रूट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया वही वर्ड यूज करो। अगर LHS और RHS इक्वल मिल रहा है तो हम बोलेंगे इट इज अ सॉल्यूशन, और अगर नहीं मिल रहा है इक्वल, LHS में डाल दा और RHS हमें 0 चाहिए था लेकिन यहाँ 28 मिला, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि हमें पहले से दिया रहेगा कि x = 5 इज द रूट, और इक्वेशन में कोई तो अननोन कांस्टेंट k हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी में वो सॉल्व करके बताया क्वेश्चन, इसको हम फिलअप करेंगे। आपके पास बुक है तो पेंसिल से इस बॉक्स को फिलअप करो। तो हमें पहले से दिया हुआ है कि x = 5 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो kx² - 14x - 5 = 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। तो लेट x = 5 सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन। x के जगह हम 5 डालेंगे तो k × 5² - 14 × 5, 25k - 14 5 = 70 - 5 = 0, 25k - 75 = 0, -70 और -5 का आंसर -75। 75 को राइट में शिफ्ट किया और आंसर आएगा 75/25, k का आंसर आएगा 3। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन रूट है कि नहीं चेक करो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पहले से रूट है ऐसे दिया रहेगा और हमें के अननोन, जो भी के रहेगा m रहेगा, जो भी अननोन फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है फिर, अगर ये रूट दिया हुआ है पहले से तो इसको इक्वल ले लेंगे, हम इक्वल टू 0 ले लेंगे,
और यहाँ पे x के जगह वो जो रूट है वो डाल देना, x के जगह 5 डाल दो और इसको सॉल्व करके k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रूट के क्वेश्चन में आते हैं। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट समरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म का रहता है। एबीसी रियल नंबर, ए नॉन जीरो, एक्स वेरिएबल और डिग्री 2, वो चार चीजें मैंने बताई। उन्होंने यहाँ दो चीजें बताई, दो चीजें सफिशिएंट है वैसे। और वेरिएबल का जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब LHS और RHS जिस वैल्यू के लिए इक्वल आते हैं उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन या तो रूट बोलते हैं। लेकिन मैंने जो फर्क बताया रूट और सॉल्यूशन का, वो भी आप साथ में याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स हमेशा जितना डिग्री रहेगा उतने आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम आ सकते हैं उससे। ठीक है, फिर भी हमारे 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने सॉल्यूशन और रूट, तो इसीलिए इन दोनों का मीनिंग सेम ही रखना है। 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा टेंशन मत लो, जब भी आंसर लिख रहे हैं आप तो हमेशा सीधे सीधे या तो फिर रूट लिखो या सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया है वही वर्ड यूज करो। अभी 4th वाला क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आज का होमवर्क रहेगा। क्या करना है, चेक करना है एक्स के वैल्यूज डाल के कि रूट है कि नहीं, तो LHS और RHS इक्वल आता है कि नहीं चेक करो। यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये 5वां क्वेश्चन ऑलरेडी रूट दिया है x=3 और k का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ वैसे जो एक्टिविटी में था वही k का वैल्यू, ये फिल अप कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे मेथड्स। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें डेफिनेशन हमने देखा और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी एक सब पॉइंट देखा। इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 2। ओके, रोमन नंबर 2 दे देंगे इसको। अभी रोमन नंबर 3 तीसरा पॉइंट, हेडिंग दे दो अभी, अगला हेडिंग नंबर 3 मेथड्स। अभी यही पूरा चैप्टर है, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देख सकते हैं पहला है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसको CBSE बोर्ड में इसी मेथड को नाम दिया गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं। फिर से वो एक बार रिवीजन करके वो टाइप उन्होंने यहाँ कवर कर लिया। लेकिन हाँ, 10th स्टैंडर्ड में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी उन्होंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किए। देखे, रूट वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे है। तो वो सारे क्वेश्चन 8-9 टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। 12 क्वेश्चन है, उसको उसके हम 4-5 टाइप बना के सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, solution of quadratic equation by completing square method, complete the square। ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, पिछले साल ये डिलीट हुआ था कोरोना के कारण जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो। और तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड, डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वो फॉर्मूला कैसे आता है और फिर वो फॉर्मूला याद रख के डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 3 मेथड है हमारे सिलेबस में। और इसके बाद फिर अगला पॉइंट रहेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह। बस ये 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्राफ का थोड़ा बहुत डिस्कशन उन्होंने दिया है, लेकिन उस मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर नेचर ऑफ रूट्स ये अलग पॉइंट है अगला। सो ये 3 मेथड से मैं यही पे उनका लिस्ट बना के देता हूँ। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको मराठी में बोलते हैं अवयव पद्धत। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग पद्धत।
completing square method, and third one is formula method, वर्ग समीकरणाचे सूत्र, formula method. Let us first discuss today factorization method. Method number 1. Factorization method. देखो तीनों मेथड के लिए 3 अलग अलग एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं. So one by one we will discuss. फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी थे 9th स्टैंडर्ड में. अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आपको पता भी होगा ये मेथड ऑलरेडी. तो इसका है प्रैक्टिस सेट 2.2. क्वेश्चन में क्लियरली ऐसा अगर मेंशन किया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो फिर ये फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा. ओके. और इसी को सीबीएसई बोर्ड में ये स्लैश करके आप लिख लेना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऐसे बोला गया. मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. ठीक है. तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है. लेट मी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन. सीधे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हम ले लेते हैं. क्वेश्चन 1, x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. अभी अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऐसा इस फॉर्मेट का दिया है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में x² का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c, इन दोनों का प्रोडक्ट लेने का पहले साइड में ऐसे a इंटू सी, ये प्रोडक्ट का कुछ तो आंसर आएगा. जैसे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 54 है, तो 1 इंटू 54 इनका प्रोडक्ट आया 54. इसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं. 54 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट 54 आएगा और एडिशन नेगेटिव 15 आएगा. क्या बोला मैंने? ऐसे दो नंबर निकालो जिनका प्रोडक्ट 54, मल्टीप्लिकेशन 54 और एडिशन नेगेटिव 15. नेगेटिव 15 क्या है? ये बी है. Sir, your voice is not clear. अरे यार, इतना बोलने के बाद वॉइस क्लियर नहीं बोला कि मेरा दिमाग सटक जाता है. ओह, फिर से. अभी क्लियर है? सर Yes, sir. -9 और -6. हाँ, तो 1 इंटू 54 x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट x² का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 54, इनका पहले हमने प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया, वो आया 54. 54 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आएगा और एडिशन नेगेटिव 15 आएगा, जो कि x का कोएफिशिएंट है. तो मैंने इन जनरल क्या बताया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा है तो a और c का प्रोडक्ट ले लो और इसके ऐसे दो फैक्टर्स हमें निकालने हैं जिनका एडिशन x का कोएफिशिएंट b आना चाहिए, एडिशन b आना चाहिए और प्रोडक्ट a इंटू सी इतना आना चाहिए. तो यहाँ पे 54 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन नेगेटिव 15 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 54 आना चाहिए. तो अभी देखो कौन से आएंगे. अभी 54 के दो फैक्टर हम बहुत सारे ले सकते हैं. 54 1, 27 2, बाद में 18 3, -6 आएगा. बाद में 9 6, बाद में बस ये सारे फैक्टर्स हम ले सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 54 आएगा. लेकिन ये इतने सारे हमें हमारे काम के नहीं है. हमारे काम के वही है जिनका एडिशन नेगेटिव 15 आएगा. तो एडिशन नेगेटिव 15 वाला, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए और एडिशन नेगेटिव चाहिए. इसका मतलब हमें दोनों नेगेटिव लेके देखना पड़ेगा. तो
तो दोनों को निगेटिव लेके देखेंगे तो इनका एडिशन जो है वो -15 खाली इस एक ही केस में आता है, तो बाकी के ये सारे हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हमारा फाइनलाइज आंसर हुआ कि 54 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -15 आता है वो आएंगे -9 और -6। अभी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देखेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 9 6 54 आएगा और एडिशन -15 आएगा, -9 प्लस -6 -15। तो ऐसे हमें पहले फाइंड आउट करना रहता है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। यहाँ पे अभी आपका 90% काम हो गया, ये 90% काम आपका खत्म हो गया। अभी अगले स्टेप्स देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अभी अगले स्टेप में हमें ऐसे लिखना है x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 15x को हम लिखेंगे -9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। -15x को हमने क्या किया, दो पार्ट में स्प्लिट किया, डिवाइड किया। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने इसको नाम दिया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मिडल वाला टर्म है -15x, x वाला जो टर्म है उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, त्याला आपण विभाजित करतो दोन भागामध्ये। सो -9x माइनस 6x, ऐसे हमने -15 को लिखा। ऐसे क्यों लिखा वो आप अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा। इसके बाद पहले दो टर्म को अंडरलाइन करो, दूसरे दो टर्म को अंडरलाइन करो। अभी आपको कॉमन लेने हैं इन दो टर्म में से। जिनको कॉमन लेना नहीं आता वो यहाँ पे देखो, x² माइनस 9x को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स। इन दोनों टर्म में हम अभी एक x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एक x और -9। तो इन दो टर्म में से इसको मैंने अगले स्टेप में ऐसे लिखा। फिर इन दो टर्म में से हमने x कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 9। फिर ये बचे हुए दोनों टर्म जो है -6x प्लस 54, यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -6x प्लस 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो प्लस -6 इंटू एक्स ये लिखा और -6 इंटू -9 ऐसे लिखा, क्योंकि -6 और -9 का प्रोडक्ट 54 आता है। अभी ये -6 इंटू एक्स और -6 इंटू 9, तो हम -6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस -9 और वो -6 प्लस -9 को हम -9 लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे हमें दोनों टर्म में -6 कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि ब्रैकेट में आएगा यहाँ x बचेगा और यहाँ -6 कॉमन लेने के कारण यहाँ -9 बचेगा, वो हमने लिख लिया। एक कॉमन लेते आना चाहिए। सबको समझ में आया क्या कॉमन कैसे लेना है? यस सर। Yes, sir. ओके अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे साइड में Yes, sir. लिखो, ऐसे साइड में लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं कि x माइनस, यहाँ टोटल दो टर्म्स है। माइनस के लेफ्ट वाला ये पूरा x इंटू एक्स माइनस 9 और राइट वाला 6 इंटू एक्स माइनस 9। दोनों में x माइनस 9 कॉमन है, तो उसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अभी उसको कॉमन ले लिया, तो इसको यहाँ कॉमन लेने के बाद यहाँ सिर्फ बचेगा x और x माइनस 9 यहाँ कॉमन लेने के बाद यहाँ सिर्फ बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6। अभी आपको ये पता रहना चाहिए कि दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 रहेगा और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। और फाइनली हम लास्ट स्टेप में लिखेंगे। देखो आंसर लिखने का तरीका कैसे बताया इन्होंने। दो आंसर आते हैं हमेशा, m इक्वल टू 13 और m इक्वल टू 1। सो 13,1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। ऐसा लिखेंगे 9 and 6, 9,6 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे x के दो वैल्यूज मिलते हैं जो कि आंसर आता है। इसी स्टेप से हम
बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे ट्राई करो, जितने आते हैं 12 में से। जो नहीं आएंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेथड समझ में आया क्या सबको? यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट में, तो जो नहीं आते हैं तो उसका टेंशन मत लो, कल हम क्लास में ले लेंगे। चलो बाय, थैंक यू ऑल।